अस्सलाम वालेकुम। ईरान और इसराइल की इस लड़ाई में दोनों तरफ से नुकसानात का बताया जा रहा है, जाकर है खबरें भी और सामने आ रही हैं। एक तरफ जो साइंटिस्ट और उनके जो इनकलाब ईरान पासदारान इनकलाब, उनके सरबरा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसके बाद दूसरी तरफ इसराइल से उनकी कई शहरों में बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया। इसी तरह जो बाकी उनकी बादी इसराइली बादी है वो तो ज़्यादातर बंकर में चली गई है, तो वहाँ अमवात कम है। एक आध हमला होता है तो आज 3-4 अभी लास्ट आज के दिन में जो हमला किया सुबह, उसमें 10 शहरी की अमवात और कुछ 50-60 जख्मी। इसी तरह ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले, तो दोनों तरफ से नुकसानात जाकर है। जंग के दौरान अगर कोई बड़ा हमला करता है वो भी मिसाइलों से और अपनी एयरफोर्स इस्तेमाल करता है तो वो तो यकीनी है। और एक तरफ अलबत्ता जो खबर ज़्यादा सामने मकबूल बनकर आ रही है वो ये है कि ईरान ने F-35 जहाज जो है वो अब तक 2 दिन पहले एक था, फिर 2, फिर अब तक जो ईरान की तरफ से दावा है वो 3 F-35 जहाज और 2 पायलट भी गिरफ्तार किए हैं। जाहिर है जब तक पायलट सामने नहीं आते, चलें जहाज का मलबा तो कोई दिखाए या ना दिखाए, लेकिन पायलट अगर सामने नहीं आते तो उस वक्त तक उन खबरों की सदाकत पर यकीन करना ज़रा मुश्किल है। लेकिन वो सामने कब लेके आता है ईरान, ये उन्हीं पे इस चीज़ का इन्हिसार है। वो कब इसको समझते, बेहतर वक्त समझते हैं कि सामने लेके आएंगे। बहरहाल ये जंग थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, ऐसा नहीं कि ये कोई बहुत ज़्यादा फैलेगी। जो मेरा तजिया है कि वो हफ्ता 10 दिन तक में भी शायद प्रोग्राम कर दिए, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि बुनियादी तौर पर देखें ये हमला किस वक्त इसराइल ने किया जब ईरान और अमेरिका के जोरी जो मुज़ाकरात हैं वो रहे थे। अब यहाँ बात बनती नहीं है कि आप ईरान को जाहिर है जोरी कुव्वत बनने से रोकने के लिए आप अंगेज कर रहे हैं और ईरान भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, वो भी विलिंग है कि ठीक है हम बैठकर बात करते हैं, तो हमले का कोई तुक नहीं बनता। लिहाजा एक बात तो ये है कि ये जो ईरान और अमेरिका के तल्लुकात हैं उनको ख़राब करने के लिए भी हमला किया गया होगा इसराइल की तरफ से, क्योंकि इसराइल हो सकता है ना चाहता हो कि ईरान और अमेरिका आपस में गुफ्तगू शनीद के जरिए किसी नतीजे पर पहुंच सकें और ये जो इब्तदाई मुज़ाकरात हैं जो जोहरी प्रोग्राम के हवाले से हैं वो आगे जाकर कहीं हालात को, तल्लुकात को नॉर्मलाइज ना कर दें। तो ये बात इसराइल को बहरहाल सूट नहीं करती। लेकिन दूसरी तरफ बंदा कहता है कि नहीं यार, अमेरिका की इजाज़त के बगैर इसराइल ऐसी बड़ी गलती नहीं कर सकता। तो यकीनन कर सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि अमेरिका फुली कंट्रोल करता है इसराइल को। अमेरिका की अपनी मजबूरियां हैं इसराइल को मदद करने की, इसराइल की अपनी कुछ हालात वाक़यात ज़रूरियात हैं अमेरिका के साथ रहने की, अमेरिका की बात मानने की। ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका ने खुद ही कहा हमला कर ले, ताकि जब मुज़ाकरात हों तो ईरान के साथ मुज़ाकरात में उनका पल्ला थोड़ा सा भारी रहे। लेकिन ये तो नहीं पता था कि जब एक दफ़ा जंग छिड़ जाती है 2 मुल्कों के दरमियान तो उनके नताइज फिर आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं आते। आपकी मर्जी के मुताबिक नताइज वहाँ आते हैं जहाँ फ़र्क बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि फ़लस्तीन, जैसे कि गज़ा और इसराइल का मामला था, तो यह एक तरफा लड़ाई थी। लेकिन यहाँ पहली दफ़ा ग़ालिबन इसराइल के क़याम के बाद वो जो अरबों के साथ 1-2 झड़पें हुई हैं, या ग़ालिबन 62 की जंग है, इसके बाद थोड़े बहुत और भी उनके दरमियान में कभी कभार जो लड़ाइयाँ हुई भी, तो वो मैं समझता हूँ कि एक तरफा ही थी। वो उनके इसराइल के जो मुखालफिन हैं उनमें कोई दमहम नहीं है, ना किसी के पास कोई ताकतवर एयरफोर्स है, ना किसी के पास कोई ताकतवर आर्मी है, बल्कि आर्मी के होने के साथ साथ उनके जो एक्स्ट्रा मलेशियाज हैं साथ वो ज़्यादा ताकतवर है। ये जो रियासत के अंदर रियासत वाला सिलसिला है वो भी शायद के पीछे भी एक बहुत लंबी चौड़ी कहानियाँ हैं, स्टोरियाँ हैं। वो उन पर बात करें बंदा तो एक अलग किताबें लिखी जा सकती हैं उन मौजू पर के एक रेगुलर आर्मी को होते हुए आप क्यों जो प्राइवेट मलेशिया परवान चलाते हैं फिर वो इतना ताकतवर हो जाते हैं कि वो रियासत
वो भी आग खाना शुरू कर देते हैं। बहरहाल इस तरफ आते हैं आप ईरान और इसराइल के इस कन्फ्लिक्ट की तरफ। तो ये एक हफ्ता और चलने का वजह अपना यूके भी अपनी जो त्यारे हैं वो जंगी त्यारे वो भी मशरिक़ वस्ता में भेज रखा है, और अमेरिका भी अपना जो दफाई निज़ाम है वो यूक्रेन से उठा के मशरिक़ वस्ता में लेके आ रहा है। ईरान ने यूके की जो एक जहाज़ है वो थोड़ा बहुत सामान जो लेके जाते हैं, आपको पता है मुख्तलिफ जो समुद्री रास्ते होते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क, तो उसको रोका। तो उसको बुनियाद बनाकर अगर उन्होंने ईरान ने रोका तो वो उसके दिमाग में ये भी हो सकता है या इल्ज़ाम ये लगा सकता है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हों जो इसराइल की मदद के लिए लेके जा रहे हों और यूके इसको बुनियाद बनाकर, इसको बहाना बनाकर अपनी फौजी ताकत वहाँ बढ़ा ले। इसी तरह अमेरिका कहता है कि हमारे अगर फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया तो हम इस जंग में शामिल होंगे, लिहाजा वो अपना दफाई निज़ाम वहाँ लेके जा रहा है इस खदशात पर कि ईरान कहीं हमला न कर दे। लेकिन क्या ईरान ने हमला किया? जैसा कि आप सबको पता है कि ईरान ने आज तक किसी भी अपने मिसाइल पर हमला नहीं किया, कि सिर्फ वो जो इराक ईरान जंग थी वहाँ को सूरत अलग थी। बुनियादी तौर पर ईरान ने तो किसी भी मुल्क के अंदर जाके कोई मुदाखलत नहीं की। ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो हमास को मदद करता है, वो यमनी हुसियों की मदद करता है, ये उनकी प्रॉक्सीज़ हैं आगे बहुत सारी, लेकिन उसने डायरेक्ट जाके किसी मुल्क पर हमला कभी नहीं किया। प्रॉक्सीज़ तो सारी दुनिया की हैं। जिस मुल्क के पास तगड़ी फौज है, जिस मुल्क के कुछ ममालिक के साथ तनाव है, तो उन सब की प्रॉक्सीज़ हैं, वो सारे यही काम करते हैं। तो इसराइल वाहिद वो रियासत है उस खित्ते में जिसने अपने हर मिसाइल की जो हदूद है, जो बॉर्डर है, उसको ना सिर्फ वायलेट किया बल्कि आप उसमें तोसी भी की, और वही उसकी तोसी पसंदाना अज़ाइम भी हैं। वो ग्रेटर इसराइल का बनाना चाहता है और उसके रास्ते में जो भी आता है वो उसको तहक़ीक़ करना चाहता है। लेकिन वक्त के साथ साथ उसने ये आहिस्ता आहिस्ता इस हद तक अपने आप को ले आया कि उनके जो मुखालफिन हैं उनमें दमखम नहीं रहने का। ईरान वाहिद उस खित्ते में, हालांकि ईरान का लगा उसके साथ बॉर्डर भी नहीं लगता, वो 2-2.5 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन इसके बावजूद उसको ईरान से ये खतरा है कि शायद ईरान कभी हम पर हमला ना कर दे। अब ये लॉजिक बड़ी बेतुकी अहमकाना और बेवकूफ़ाना है कि आप अपने घर में बैठे हुए ये सोचें कि फलां बंदे ने मुझे यार मारना है, मेरा ख्याल है, और आप उठ के जाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दें। अगर कमज़ोर है, ताकतवर है तो जाकर है दुनिया ताकतवर के आगे तो नहीं बोलती। ये अफराद से लेकर मुआशरे, अक़वाम और बैनुल-अक़वामी असूल भी यही है। जब आप आगे से आंखें दिखाना शुरू कर दें तो फिर आपकी तरफ कोई नहीं देखता। लेकिन अगर आप कमज़ोर हैं तो फिर हर आपसे जो ताकतवर होगा वो आप पर चढ़ दौड़ेगा, कोई भी बहाना बनाकर। इस ईरान और इसराइल की जंग में जो अब तक नुकसान हो चुके हैं वो आगे जो 8-10 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते, मेरा ख्याल से ज़्यादा ये जारी रखे, क्योंकि मुख्तलिफ जो खूनी ताकतें हैं वो भी इसमें अब मुदाखलत कर रही हैं, इस जंगबंदी को रोकने के लिए कोशिश कर रही हैं। और बिलखसूस जो सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, तैयब अर्दगान, पाकिस्तान भी अपने तय सवारी सतह पर जितनी भी कोशिश कर सकता है वो करेगा, लेकिन इनकी जो अंदरूनी खाता जो हालात हैं वो बिल्कुल अलग हैं कि सियासी हुकूमत, सिविल हुकूमत क्या करती है और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को अमेरिका से क्या आर्डर मिलता है। हकीकत यही है, इसकी हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा, यही है। बहरहाल आने वाले वक्त में ये जंग आपको रुकती हुई तो नज़र आएगी, हफ्ते तो मैक्सिमम 2 हफ्ते तक जो नुकसान होने हैं वो हो जाएंगे। ज़ाहिर अमवात होंगे, कोई त्यारे, कोई मलबा, कोई इमारत गिरेंगी, कुछ लोग मरेंगे, किसी के कुछ कीमती लोग मरेंगे, किसी के आम ज़ाहिर साइंटिस्ट हों और आपके आला ऑफिशियल वज़ीदार हों, तो एक आम इंसान से बाहर वहाँ तक पहुँचने के लिए जो तगो मेहनत करनी पड़ती है वो अलग है। इसलिए उसको कीमती जाने कहते हैं, कीमती जानों का ज़्यादा, वैसे तो हर जानी कीमती है। तो ये सूरत 2 हफ्ते तक जारी रह सकती है। क्योंकि बड़ी ताकतों ने देख लिया है कि इसराइल को आज तक किसी ने इस तरह रिटेलिएट नहीं किया, ना ही अंदर जाकर मिसाइल बरसाए,
तो मेरा ख्याल है इसराइल की इतनी कैपेसिटी नहीं, ना ही वो ये चाहेगा कि वो अपना जो भरम कायम रखा हुआ है वो उसको ख़त्म करे। ये मैक्सिमम 8-10 दिन के अंदर आपको जंग रुकती हुई नजर आ जाएगी और बड़ी ताकतें इसको रोकेंगे भी। हाँ, ईरान के साथ वो उनका रवैया फिर उसी तरह होगा कि ये उसको मजीद दबाएंगे ताकि उस खित्ते में कोई ऐसा ना बचे जो इसराइल को कुछ आंखें दिखा सके। और ये जो आप मिसाइल इसराइल की सराहत तक गए हैं, कोई ऐसा मुल्क ना बचे जिसके मिसाइल इसराइल तक जाएं, वो इसको मजीद चंद साल आगे लेके जाएंगे, लेकिन उसके तस्वीर पसंदाना लाइन बर इसराइल के बरकरार रखेंगे। तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।